तो तस्वीरें बड़ी दिलचस्प आ रही है और दोनों खेमों की तस्वीरों पर जरा आप गौर करिएगा। एक तरफ जहां किरण रिजिजू हैं, ओम बिरला आप देखिए किस तरीके से वो खुशमिजाज चेहरे के साथ अपने परिवार वाले, अपने समर्थकों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी चूंकि वहीं पर मौजूद है, इससे मनीष आप ही जरा बताएं। बहुत ही कॉन्फिडेंट है ओम बिरला, एनडीए कॉन्फिडेंट है, नंबर्स उनके पक्ष में हैं। अब बस ऐसा लग रहा है कि कुछ घड़ियों का इंतजार बाकी है। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त ओम बिरला जी के घर पर मौजूद हूँ और ओम बिरला जी की जो पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, कितनी खुशी की बात है, क्या कहेंगे आप? सेकेंड टर्म है स्पीकर का, अब आप लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। शीर्ष नेतृत्व ने जो ओम जी पे विश्वास किया, ओम बिरला जी पे, इट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ एंड वी आर सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। उम्मीद थी क्या कि दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे? उम्मीद कितनी उम्मीद थी तो भगवान के पास, और जो बनाने वाला हमें हमारे भगवान को फुल भरोसा है। उनका कार्यक्रम को भरोसा है। तो क्या अभी तमाम बातें हुई, ये कहा जा रहा है कि भाई दूसरा टर्म मिलना है अपने आप में बड़ी बात है, अब बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, तो बहुत कॉन्फिडेंस है पहले से ही? नहीं, फुल कॉन्फिडेंस थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओम जी को अपने कार्य से जीता और हम सबको उन पर एक गर्व था, हमें बहुत खुशी थी कि जो भी होगा उनके हित में होगा, बहुत अच्छा होगा। कहा जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का जरूर हाथ होता है, पूरा सहयोग होता है, कदम से कदम आपने मिलाया है उनके साथ में, क्या कहेंगे पूरी जर्नी किस तरीके की रही है ओम बिरला जी की? मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा कि हमेशा ओम जी के पंख बन के उनके साथ उड़ती रहूं, उनको हमेशा मतलब इतना उनको हम शक्ति दें पीछे से, ताकि उन्हें कभी भी किसी चीज में इस तरह का नहीं लगे कि वो अकेले हैं। 2003 से सफर शुरू हुआ था कोटा दक्षिण से, विधानसभा से, अब एक बड़े पायदान पर हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे ये पूरी जर्नी कितनी संघर्ष वाली रही है? हाँ, जर्नी तो हमेशा संघर्ष की रही और संघर्ष में आनंद है। संघर्ष के बाद जब भगवान फल देता है तो उस फल का एक अलग ही मिठास होती है, और इस सब में सब लोगों का। तो आपने देखा किस तरीके से ओम बिरला का परिवार इस वक्त खुशियां मनाता हुआ नजर आ रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो नंबर्स जानते हैं, वो आंकड़ा जानते हैं और एनडीए के पक्ष में ये आंकड़ा जाता है। तो ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि ओम बिरला की जीत तय है। अब देखना ये है, जो किरण रिजिजू कह रहे थे कि वो एक कंसेंसस, सर्वसम्मति की बात कर रहे थे। विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अब शहजाद पूनावाला भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत शहजाद जी आपका। विजय जी, ये जो बात होती है ना कंसेंसस की, जो किरण रिजिजू साहब भी कह रहे थे सर्वसम्मति से, अब ये सर्वसम्मति जैसा वर्ड ही लग रहा है डिक्शनरी से हटा देना पड़ेगा। अगर स्पीकर के मुद्दे पर इतना विवाद है, इतना चासल है, तो फिर बाकी मुद्दों का क्या होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा था और ये सबसे आसान, या जो हमारे कन्वेंशन है उसके हिसाब से बन सकता था कि एक सर्वसम्मति बन जाए, क्योंकि आमतौर पर, हालांकि पूरे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में 3 बार चुनाव भी हुए हैं, लेकिन आमतौर पर कोशिश की गई कि सर्वसम्मति बनाई जाए। और अब जब मजबूत विपक्ष है, 233 234 उनके पास हैं, 293 उनके पास हैं, तो ऐसे में कोशिश होनी चाहिए थी कि सर्वसम्मति बनाई जाए, और इसकी जिम्मेदारी दोनों लोगों पर है। सरकार पर मैं ज़्यादा जिम्मेदारी मानता हूँ, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो आपस में बैठकर ये कोशिश करते। मुझे लगता है सरकार थोड़ा सा और पुश करती और वो थोड़ा सा बैकफुट पर होते, फ्लेक्सी होते हैं। रिजिजू जी जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से फिर अपील करेंगे कि बात चली गई मीनाक्षी, बात चली गई, लेकिन रिजिजू साहब जो कह रहे हैं वो आज का स्टेटमेंट है। एक बार मैं फिर से दर्शकों को जरा सुना लेती हूँ, फिर मैं शहजाद जी आपके पास आती हूँ। To give it a thought again and not to contest on the speaker's post. We have the numbers, but it's not a question of numbers. The speaker has to run the house impartially. So in this context, it's better for all of us to elect the speaker unanimously. So I think we still have time, and we will make one more appeal to the Congress party. But if we are pushed into the election, we are prepared. But Mr. Rijidu, the spirit of this mandate is collegiality. Surely we could have tried harder for collegiality, in the sake of collegiality, in the spirit of collegiality with the opposition. That would absolutely. We all are colleagues in the House, and we have to always work together. There's no doubt about that. The only question is that when we make the efforts and when we offer them,
we expect that the offer is accepted gracefully. That has not been done, but we still make an effort. We will appeal to them again. But what's the sticking point? What is it that is? There's no point. There is a simple thing that let us elect the speaker unanimously. Sir, the opposition leaders are now still saying that if still the deputy speaker post is being given to them, then they will again support the Om Birla as the speaker candidate. How do you see this? No, we don't believe in making preconditions for the post of speaker. Let us concentrate and elect the speaker first, and then the other issues we can discuss later. सर लेकिन आज की जो पूरा हो रहा है ये लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर के उसको आप किस तरीके से देखते हो? हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है, हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसीलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। सर, one question other than this, sir. अब किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी हम अपील करते हैं कि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाए। लेकिन शहजाद जी एक ही तो शर्त रखी थी, एक ही तो गुजारिश थी विपक्ष की, वो ये कह रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद भी जो है वो विपक्ष के नेता को दे दीजिए, क्योंकि कन्वेंशन ये रहा है। इतनी सी बात अगर मान ली जाती तो शायद आज ये स्पीकर के पद पर लड़ाई की नौबत नहीं आती। आपको ऐसा नहीं लगता? सबसे पहले मीनाक्षी जी, क्योंकि कल मुझे ये समाचार मिला है कि एलओपी के रूप में राहुल जी अब इस पद को संभालेंगे, तो मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि राहुल जी ने जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने गए तो उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से कभी शुभकामनाएं नहीं दी। ममता बनर्जी ने तो लाइट बंद कर दी थी और खड़गे जी ने और बाकी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे का भी बहिष्कार किया, पर हम बड़ा मन दिखाते हुए उनको शुभकामनाएं देने चाहते हैं। जिम्मेदारी बड़ा पद है तो उसको संभाले ठीक से। देखिए, जहां तक कन्वेंशन की बात है, यदि ये परंपरा शब्द सुनकर मेरे कान पक गए। यदि ये परंपरा है तो क्या नेहरू जी ने और इंदिरा जी ये परंपरा नहीं निभाई? तब तो पहली लोकसभा में उन्होंने डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का बनाया, उसके बाद लगातार 77 तक यही चलता रहा। 91 के बाद कुछ सालों तक ये डिप्टी स्पीकर बना और आज की तारीख में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में क्या कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बनाया है? तो फिर अपनी परंपरा वो नहीं मान रहे। तो राहुल जी को 2004 के बाद की राजनीति तो याद है, 2004 के पहले की राजनीति वो क्यों भूल जाते हैं? और कंसेंसस में कंडीशन नहीं होती, या तो कंसेंसस होता है या तो कंडीशन होती है। ये जो इंदिरा वाली मानसिकता है ना, माय वे या हाईवे, ये इमरजेंसी वाली मानसिकता है। ये कहना, बंदूक लेकर आना और बंदूक सर पर तान कर कहना कि या तो मेरी कंडीशन पूरी हो वरना कंसेंसस नहीं होगा, ये कंसेंसस की ओर नहीं, ये माय वे और हाईवे, ब्लैकमेल कहते हैं इसे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि डिप्टी स्पीकर की इतनी ही स्वस्थ परंपरा है तो राहुल जी को आप प्लीज, आवाज माइक लगाएंगे तो जय संविधान के अलावा यह भी बता दे कि तेलंगाना में कहां जय संविधान हो रहा है, हिमाचल में कहां जय संविधान हो रहा है, कर्नाटका में कहां जय संविधान हो रहा है। और दूसरी बात, स्पीकर का पद, विजय जी खड़े हैं, स्पीकर जब बनता है वो पार्टी का नहीं होता, वो तमाम दलों के संरक्षक होते हैं, वो पार्लियामेंट के संरक्षक होते हैं। स्पीकर का एक अलग चुनाव और प्रक्रिया होती है, डिप्टी स्पीकर का अलग चुनाव और प्रक्रिया होती है। स्पीकर पे आप कंसेंसस दिखा देते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट एनडीए का बता रहा हूं, हम डिप्टी स्पीकर के लिए तैयार थे, चर्चा करने के लिए हम तैयार थे। राजनाथ सिंह जी का बयान है, ललन सिंह जी का बयान है, राजीव रंजन जी का, आप दोनों बयान चलाइए। ठीक है, मैं वो बयान जरा निकलवाती हूं। और बड़ी बात ये है, हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। सारी बातें अब जब लड़ाई की ही है और नंबर्स भी ये कहते हैं कि एनडीए के पक्ष में ये है। ललन सिंह, इस वक्त उनके घर पर बिहार के जितने सांसद हैं उनकी मीटिंग चल रही है। मनोहर लाल खट्टर के घर में उत्तराखंड और हरियाणा के सांसद हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। दरअसल सांसदों को वोटिंग की प्रक्रिया समझाने का काम इस वक्त चल रहा है। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि सेनापति तय कर दिए गए हैं और जितने सेनानी हैं उन्हें इस वक्त लड़ाई कैसे लड़नी है वो प्रक्रिया समझाई जा रही है। इतना तो तय है कि पहली बार ही सही, लेकिन एक तस्वीर हम ये जरूर देखेंगे कि
स्पीकर के पद पर चुनाव हो रहा है। और अगर ये लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई है, नंबर्स की लड़ाई है, तो आप जरा देखिए इसमें इंडिया अलायंस कहां खड़ी हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी पहले ही ये जानकारी, ये इत्तला दे चुकी है कि हो सकता है उनके 1-2 सांसद मिसिंग रहेंगे। सेम यही बात शरद पवार वाले एनसीपी गुट को लेकर भी खड़ी होती नजर आ रही है। यानी कि नंबर्स जो हैं वो पहले से ही इंडिया अलायंस के पक्ष में नहीं है। ये लड़ाई वो नंबर्स के लिहाज से तो हारती हुई दिखाई ही दे रही है, लेकिन अगर लड़ाई परसेप्शन की है तो परसेप्शन भी कौन सा खड़ा होगा कि आपने एक ऐसी जंग लड़ी जिस जंग में हार निश्चित थी, लेकिन फिर भी आप जंग लड़ रहे हैं और उसका हासिल क्या है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। एक वाक्य कह सकता हूं इसमें, मतलब कि जो लड़ाई निश्चित है कि आप हारने वाले हैं, वहां पर सांकेतिक रूप से एक दलित व्यक्ति को आगे कर दिया जाता है। सुशील कुमार शिंदे को 2002 में, मीरा कुमार जी को 2017 में, आज के सुरेश को, अरे भाई इतनी चिंता है के सुरेश की तो यूडीएफ का चेहरा बना दीजिए, उनको एलओपी बना देते। परंतु दलितों को केवल इस्तेमाल करने के लिए। और देखिए कलकरुचि में 61 मौतें हुई हैं, दलित समाज के लोग वहां पे मारे गए हैं, उस पर एक शब्द तथाकथित जननायक ने नहीं बोला है। पर तथाकथित जननायक जब कन्वीनियंट होता है तो हारने वाली लड़ाई दलित को आगे कर देते हैं।